डॉक्टर सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे पर चर्चा कर रहा हूँ। यह एक इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में स्थान दिया गया है। इसे हम सामान्य भाषा में एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जिस तरह कई सारे फूल मिलकर एक पुष्प गुच्छ या एक माला का रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह जब कई सारे फैक्ट मिलकर एक ही घटना या घटनाक्रम के भाग होते हैं तो उन्हें हम एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का यदि हम अवलोकन करें तो धारा 6 के अनुसार जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं। अर्थात विवादक तथ्य से संसक्त अर्थात जुड़े हुए तथ्य भी सुसंगत तथ्य हो जाते हैं जब वे एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं। अब इसका यदि हम दृष्टांत क का अवलोकन करें जिसमें लिखा हुआ है कि ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, सुसंगत तथ्य है। अर्थात क के द्वारा ख को पिटा जाना और उसी समय क के द्वारा या ख के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो भी कथन किए गए वो सब एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो दृष्टांत ग है जिसमें यह वर्णित है कि क का एक पत्र जो एक पत्र व्यवहार का भाग है में अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय से अपमान लेख उद्भूत हुआ उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं वे सभी पत्र सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। अर्थात जो पत्रों की एक चेन बनी, कई सारे पत्र लिखे गए, तो उस अपमान लेख से संबंधित जिन जिन भी पत्रों में उल्लेख किया गया है वे सभी पत्र धारा 6 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार का भाग माने जाते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें दृष्टांत घ की कि प्रश्न यह है कि क्या ख से ऑर्डर्ड अमुक माल को डिलीवर्ड किया गया था, तो वह माल क्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को प्रदत्त किया गया था। हर एक परिधान डिलीवरी सुसंगत तथ्य है। जैसे कि हम कोई ट्रांसपोर्ट में माल लगाते हैं, अब वह माल चूरू से निकला, सीकर पहुंचा, सीकर में उसको डिलीवर किया गया, टेम्पो वाला उसको लेकर दुकानदार के गोडाउन तक गया,
तो ये जो जहाँ जहाँ भी वो माल डिलीवर हुआ वो सब डिलीवरियाँ क्या हैं, एक ही समयवार का भाग होने के कारण सुसंगत मानी गई हैं। अब इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि ये धारा 6 के अंतिम जो शब्द हैं वे विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। अर्थात दृष्टांत क में जो उदाहरण है कि अल्पकाल के पूर्व या पश्चात जो भी कथन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं वे सुसंगत हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुए हैं, लेकिन यदि वे विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर भी घटित हुए हों तो भी उनको सुसंगत माना जा सकता है, बशर्ते वे एक ही समयवार के भाग होने चाहिए। जिससे यदि हम दृष्टांत ख का अवलोकन करें तो दृष्टांत ख में ये वर्णित है कि क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समयवार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो। तो दृष्टांत ख में 3 तरह के कार्य बताए गए हैं। पहला, फौजों पर आक्रमण किया जाना, दूसरा जेलों को तोड़कर खोला जाना और संपत्ति को नष्ट किया जाना। अब ये जो तीनों कार्य हैं ये अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर भी यदि हुए हैं तो भी वे, चूंकि उनका टारगेट एक ही है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तो ये सभी मिलकर आपस में एक ही समयवार वाले तथ्यों का गठन करते हैं, जिन्हें धारा 6 में सुसंगत बताया गया है। अब यदि हम बात केस लॉ की करें तो रेटन वर्सेस क्वीन का 1971 का इंग्लिश जजमेंट है, जिसमें धारा 6 में एक ही समयवार के तथ्य कैसे बनते हैं उस पर प्रकाश डाला गया था। तो रेटन वर्सेस क्वीन के तथ्य ये थे कि एक स्त्री ने टेलीफोन मिलाया और टेलीफोन ऑपरेटर को पुलिस थाने में बात करवाने के लिए उसने निवेदन किया। इससे पहले कि ऑपरेटर पुलिस थाने से कांटेक्ट करवाती, स्त्री ने जो बहुत डर डर कर बात कर रही थी उसने अपना एड्रेस जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर को बताया और एड्रेस बताते ही कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। उस टेलीफोन ऑपरेटर ने पुलिस थाने से संपर्क किया और उनको एड्रेस बताया। उस एड्रेस पर पुलिस पहुंचती है तो वह स्त्री जो है वहाँ पर मृत जो है वो पाई जाती है। तो ये जो 5-10 मिनट का जो समय अंतराल हुआ, ये सारा का सारा न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि ये एक ही समयवार का भाग है। और अभियुक्त जो ये कह रहा है कि मैंने पत्नी पर गोली नहीं चलाई बल्कि एक्सीडेंटल ये गोली चल गई, तो न्यायालय ने ये कहा कि एक्सीडेंटल यदि डेथ होती तो स्त्री जो है वो पुलिस सहायता की मांग नहीं करती। तो यहाँ पर स्त्री के द्वारा टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस थाने से संपर्क कराना की बात कहना और बात होने से पूर्व ही एड्रेस बताते ही डिस्कनेक्ट होना, ये सारे तथ्य एक ही समयवार के भाग माने गए। इसी तरह यदि हम बात करें आर बनाम फोस्टर का, ये भी एक अच्छा निर्णय है जिसमें एक ही समयवार के धारा 6 के सिद्धांत को समझाया गया है। जैसे इसमें ये
तथ्य थे कि एक व्यक्ति को धमाके की आवाज़ सुनती है और वो तुरंत बाहर निकल कर आता है। बाहर निकलते ही उसको सड़क पर एक व्यक्ति इंजर्ड दिखता है और वो इंजर्ड व्यक्ति जो है वो इशारा करता है। वो उस इशारे की तरफ देखता है तो वहाँ से एक ट्रक जो है वो भागता तेजी से जाता हुआ दिखता है। अब ये जो सारा संव्यवहार है, वैसे देखा जाए तो ये सुनी सुनाई बात है, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। लेकिन चूंकि घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ और धमाके की आवाज़ सुनते ही वो व्यक्ति बाहर आया और बाहर आते ही उसने देखा कि वो ट्रक तेजी से जा रहा है, तो ये जो सारा है वो एक ही संव्यवहार का भाग न्यायालय ने माना और अनुसृत साक्ष्य का अपवाद जो है वो धारा 6 को निर्णित किया। इसी तरह यदि हम बात करें तो कश्मीरा सिंह बनाम राज्य का 1965 का जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें मानहानि कारक वक्तव्य को लेकर विवाद था। तो न्यायालय ने निर्णित किया कि वो जो कथन जिन व्यक्तियों ने सुना, उन व्यक्तियों के आपस में क्या वार्तालाप हो रहे हैं वो भी सुसंगत हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो RM मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस है, जो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, जो टेप रिकॉर्ड के संदर्भ में है। तो न्यायालय ने धारा 6 के अंतर्गत उसको एक ही संव्यवहार का भाग निर्णित किया, लेकिन समय, स्थान और रिकॉर्ड की विशुद्धता जो है वो स्थापित करना पेश करने वाले व्यक्ति का दायित्व है, ये न्यायालय ने निर्णित किया। अब यदि हम बात करें तो ये जो इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि एक ही संव्यवहार के तथ्य कौन से माने जाएंगे, कौन से नहीं माने जाएंगे, ये पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर छोड़ा हुआ है। अब यदि हम एक न्यायालय का ही जजमेंट की बात करें, जिसमें R बनाम बेडिंगफील्ड का केस है, जो इंग्लिश जजमेंट है, और उसमें ये तथ्य थे कि एक स्त्री अपने कमरे से बाहर आती है, बाहर आते ही उसको एक स्त्री मिलती है और उस स्त्री को वो ये संबोधन करती है कि देखो चाची, बेडिंगफील्ड ने मेरा क्या हाल कर दिया, अभियुक्त का नाम लेकर। तो इन कथनों को न्यायालय ने एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना। न्यायालय का निर्णय ये था कि यदि स्त्री अपराध होते समय कोई कथन करती या चिल्लाती या अभियुक्त का नाम लेती, तो वो एक ही संव्यवहार के भाग होते। अब चूंकि अपराध होने के बाद उस स्त्री को इतना समय मिल गया कि वो सोच समझकर भी किसी व्यक्ति का नाम ले सकती थी, तो इस मामले में एक ही संव्यवहार के तथ्य का प्रावधान जो है वो न्यायालय ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जबकि वो समय कोई ज़्यादा नहीं था। अपराध होने के तुरंत बाद ही वो स्त्री बाहर निकली थी और उसकी अपनी चाची से भेंट हुई थी। इसी बात को लेकर प्रोफेसर विगमोर जो हैं वो ये कहते हैं कि एक ही संव्यवहार के तथ्य जो हैं वो एक अनोखा पद है और जिसे अंग्रेजी नामावली से जल्द, शीघ्र से शीघ्र ही बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। इसी तरह प्रोफेसर स्टोन हैं, जिन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि एक ही संव्यवहार के तथ्य इतना
अनिश्चितता से भरा हुआ है, जितना संदेह से भरा कोई भी दूसरा सिद्धांत इस साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। तो एक ही समवार के तथ्य की न्यायालय को छूट देने की आलोचना भी की जाती है। तो ये कुल मिलाकर हमारी आज चर्चा थी कि एक ही समवार के भाग होने वाले तथ्य कौन से कहे जाएंगे, कौन से नहीं माने जाएंगे। अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य धारा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।